यानी जो आरक्षण या लागू किया गया है, इसका मतलब क्या है, अचानक क्यों लागू किया गया, व इसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, इसका मतलब क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये ऑल इंडिया कोटा होता क्या है, मेडिकल प्रवेश में ये ऑल इंडिया कोटा कितना है। 59.5% कुल आरक्षण AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा की ज़रूरत पड़ी क्यों। EWS कैटेगरी अस्तित्व में ही 2019 लागू करने से पहले सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक निर्णय है और राजनीति है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई थी। आरक्षण भारत का यथार्थ है, कोई पार्टी खत्म नहीं करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश में OBC और EWS रिजर्वेशन को लागू कर दिया। अब मेडिकल प्रवेश में, मेडिकल एडमिशन में UG एंड PG के कोर्स में जो ये रिजर्वेशन लागू किया गया है, यानी जो आरक्षण या लागू किया गया है, इसका मतलब क्या है और इसको अचानक क्यों लागू किया गया। जब सितंबर में नीट की परीक्षा होनी है, उससे पहले ही इसे अचानक इतनी तेज़ी में लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। अब यह अचानक क्यों लागू हुआ, इसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं। चूँकि लागू हुआ है, आरक्षण हमेशा से राजनीति ही है, तो राजनीति कारण तो है ही, तो उसके पीछे के राजनीतिक वजहों को तो हम तलाशेंगे ही। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आखिर केंद्रीय स्तर पर जो यह आरक्षण की घोषणा की गई है, इसका मतलब क्या है और इसका प्रभाव क्या। देश में जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं कॉलेज में और इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, उसमें दो तरह का रिजर्वेशन लागू होता है। एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है जिसे ऑल इंडिया कोटा कहते हैं, और दूसरा राज्य सरकार अपना लागू करती है। अभी तक जो नीट की परीक्षा के जरिए जितने भी मेडिकल प्रवेश होते थे, उसमें SC और ST इन दोनों के लिए केंद्रीय स्तर पर यानी ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन लागू था। लेकिन OBC और EWS में वे लोग आते हैं जो न तो OBC में आते हैं और न ही SC और ST में आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको EWS कहा जाता है। इनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था 2019 में संविधान संशोधन के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया, जिसको लोग अपर कास्ट रिजर्वेशन भी कहते हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद से जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, उसमें ऑल इंडिया कोटा यानी केंद्रीय स्तर पर OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित हो जाएंगी, जो अब तक लागू नहीं था। इससे अगर हम सीधे तौर पर देखें तो कुल 5,550 छात्र प्रभावित होंगे, यानी उनको लाभ मिलेगा। हम आगे बढ़े इससे पहले एक बात समझते हैं कि ये केंद्रीय स्तर पर जो आरक्षण होता है, जिसको ऑल इंडिया कोटा कहते हैं, प्रवेश दाखिले में जो ऑल इंडिया कोटा होता है, ये ऑल इंडिया कोटा होता क्या है और मेडिकल प्रवेश में ये ऑल इंडिया कोटा कितना है। तो अगर हम ऑल इंडिया कोटा को टेक्निकल टर्म में देखें तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद से इसको बनाया गया था। वह आदेश आया था 1986 में, जिसके बाद से अखिल भारतीय कोटा या ऑल इंडिया कोटा की संरचना की गई थी। अगर उसमें देखें तो ऑल इंडिया कोटा में जो UG अंडर ग्रेजुएट जो सीट हैं, उसमें कुल सीटों का 15% AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा में जाता है और PG सीटों का 50% ऑल इंडिया कोटा में जाता है, यानी उसमें वो रिजर्वेशन लागू होगा। हम सबको मालूम है कि 2007 में जब अर्जुन सिंह केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने एक कानून लाया था
उस कानून के बाद से जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और शैक्षणिक संस्थानें हैं, चाहे वह एम्स हो या इस तरह के और भी बाकी शैक्षणिक संस्थान हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दिया गया था। 2007 तक चूँकि ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ इसकी संरचना तो 1986 में कर दी गई थी, लेकिन 2007 तक AIQ कोटे यानी ऑल इंडिया कोटा में किसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। पहली बार जब 2007 में कानून बना, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे और UPA की सरकार थी, उसके द्वारा जब इस कानून को बनाया गया, तब 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पहली बार इस ऑल इंडिया कोटा में SC और ST के लिए व्यवस्था की गई, यानी उनको ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन लागू किया गया। उसमें SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5%, यानी कुल 22.5% आरक्षण की व्यवस्था अभी वर्तमान में ऑल इंडिया कोटा में मेडिकल प्रवेश में भी लागू है। अब केंद्र सरकार के गुरुवार के फैसले के बाद से उस IQ योजना में 27% OBC और 10% EWS को भी शामिल कर लिया गया है। यानी जिस AIQ योजना के तहत, यानी जिस ऑल इंडिया कोटा में अब तक सिर्फ 22.5% आरक्षण दिया गया था, उसमें अब 22.5% SC ST, 27% OBC, यानी इस तरह से कुल हो गए 49.5% और 10% EWS, यानी 59.5% कुल आरक्षण AIQ योजना के तहत मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में लागू कर दिया गया है। अब प्रश्न होता है, इस AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा की ज़रूरत पड़ी क्यों? इसका जो मुख्य कारण है कि हर राज्य में OBC की कैटेगरी अलग अलग है। यानी कोई जाति उत्तर प्रदेश में तो OBC में हो सकती है, लेकिन वही जाति हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर OBC में नहीं है। कुछ जाति एक राज्य में OBC में है और दूसरे राज्य में SC में है। कुछ जगह पे वो जनरल में है, कुछ जगह पे वो OBC में है। इसके अलावा जब राज्य अपना आरक्षण लागू करते हैं, यानी जब राज्य स्तर पर ये जो कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कॉलेज कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है या गुजरात का है या UP का है, उसमें दूसरे राज्य का छात्र अगर जाकर के आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जब राज्य के आरक्षण कैटेगरी में आप जाते हैं तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ता है, यानी वहाँ का डोमिसाइल उस राज्य का मूल निवासी यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरे राज्य में उस कैटेगरी में SC ST या OBC में तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस राज्य में आप जा रहे हैं वहाँ पर भी आप उसी कैटेगरी में हों। कई राज्यों में क्रिश्चियन और मुस्लिम भी OBC कैटेगरी में शामिल हैं। उसी तरह से उस दिक्कत को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल इंडिया कोटा बनाया था, यानी उसमें केंद्र सरकार की जो सूची, क्योंकि राज्य सरकारों का अपना OBC SC ST का अलग सूची होता है और केंद्र सरकार का अपना OBC SC ST का अलग सूची होता है, तो जब ऑल इंडिया कोटा लागू होता है तो यह उन जातियों पर लागू होता है जो केंद्रीय सूची में शामिल हैं। यानी वे जातियां, वे छात्र जो अगर केंद्रीय सूची में OBC में आते हैं तो वह उस राज्य में भी OBC का लाभ ले सकते हैं जहां पे उनकी जाति OBC से बाहर है, और उन्हें डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब चूंकि ये केंद्रीय योजना है तो इसमें केंद्र सरकार की OBC सूची का उपयोग होगा और देश के प्रत्येक छात्र को जो उस सूची में शामिल हैं, जो OBC में हैं, वह किसी भी राज्य में जाकर के इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।
और यदि ओबीसी में हम बात करें किस छात्र को लाभ होगा, तो एमबीबीएस में यानी यूजी में 1500 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा और स्नातकोत्तर यानी पीजी में 2500 छात्र इससे लाभान्वित होंगे। उसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अस्तित्व में ही 2019 संविधान संशोधन में आई, जब केंद्र सरकार इसको लेकर के बिल लाई थी। लेकिन 2019 में संविधान संशोधन तो हो गया, 10% आरक्षण देने की घोषणा भी हो गई ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया था। यानी उसे मेडिकल प्रवेश में ईडब्ल्यूएस का लाभ किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र को नहीं मिल रहा था। अब जब उसे AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा में शामिल कर लिया गया है, तो ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। जब 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा की घोषणा की गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि जो वर्तमान में सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनकी सीटें कम न हों, इसको ध्यान में रखते हुए इसको लागू करने से पहले सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसलिए पिछले 2 साल में मेडिकल प्रवेश में सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है, ताकि जब यह 10% का आरक्षण लागू हो तब भी जो सामान्य वर्ग के लिए 2019 में जितनी सीटें थीं उतनी सीटें रहें। अब प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार ने अचानक इस आरक्षण की घोषणा क्यों की? तो इसका सीधा सा उत्तर है, यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक निर्णय है और राजनीति है। राजनीति को ही ध्यान में रख करके इसका निर्णय लिया गया है। इसकी पहली झलक तो इस निर्णय की घोषणा होने के तुरंत बाद मिल गया, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहा कि केंद्र सरकार को हमारी मांग के आगे मजबूर होकर के इसको लागू करना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यह हमारी पुरानी मांग है, यह अच्छा निर्णय है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लागू करने में देर कर दिया। यानी विपक्ष भी इस निर्णय में अपना फ़ायदा तलाशने और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। हम सबको मालूम है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और किस तरह से जातीय गोलबंदी वहाँ पे शुरू हो गई है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले कुछ समय से जनगणना को लेकर के पिछले सप्ताह जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद में यह बयान दिया कि जनगणना में जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगी, केवल SC और ST की जनगणना होगी, उसके बाद से बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव इसको लेकर के काफ़ी मुखर थे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के ऊपर भी दबाव पड़ा और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आकर के यह कहना पड़ा कि वह जातीय जनगणना की मांग को दोहराते हैं और उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। जातीय आधार पर देश में जनगणना होनी चाहिए। यानी जातीय आधार पर जो राजनीति चल रही है, आरक्षण को लेकर के चल रही है, यह अभी जाने वाली नहीं है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, ऐसे चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। उसके 6 महीने बाद गुजरात विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इन 2 राज्यों के चुनाव को देखते हुए यह केंद्र सरकार का एक राजनीतिक निर्णय है। अब इसकी पृष्ठभूमि में भी थोड़ा सा देखिए। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बड़ी संख्या में SC, ST एवं OBC को मंत्री बनाया गया और पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से खूब इसको प्रसारित भी किया गया। संसद में जब प्रधानमंत्री खड़ा हुए अपने नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए,
लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री अपने नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने SC ST और OBC कार्ड खूब खेला था। उन्होंने विपक्ष को OBC एवं दलित विरोधी करार दिया था, महिला विरोधी करार दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष को यह बात पसंद नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में OBC, SC एवं ST वर्ग के लोग मंत्री बने हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सामाजिक न्याय और जातीय जो गठजोड़ है उसको एकीकृत करने में लग गई है। क्योंकि अब तक जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी पहचान एक जातीय गोलबंदी पर रही है, जो आरक्षण का बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। तो उस हथियार को कुंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण की चाल को चला है। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से आरक्षण, OBC और SC ST की राजनीति वापस ले लो तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। पूरे चुनाव में वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, OBC विरोधी, आरक्षण विरोधी की बात करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा, आपको अगर 2015 बिहार विधानसभा का चुनाव अगर याद हो तो उस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा बनाया गया, तब लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल एवं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और इनके साथ यह मुद्दा बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। तब प्रधानमंत्री ने बार बार अपनी रैलियों से कहा था कि कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता उनके रहते। तो यह विशुद्ध रूप से यह OBC राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी पकड़ मजबूत करने का एक राजनीतिक घोषणा है। जब विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार वास्तविक राजनीति, जमीन की राजनीति में अपने पत्ते चलने में लगे हुए हैं। आरक्षण भारत का यथार्थ है। इस सच्चाई के साथ आपको रहना होगा। आरक्षण यहाँ रहने वाला है, आरक्षण कहीं नहीं जाने वाला है। कोई पार्टी खत्म नहीं करने वाली है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो राइट विंगर माने जाते हैं बहुत हंगामा भी मचाते हैं, ठीक है। तो उनसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं देखा था कि भाजपा रिजर्वेशन को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी? अभी यह यथार्थ है कि भारत से आरक्षण को खत्म करने की ताकत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। आरक्षण खत्म होने नहीं जा रहा है, आरक्षण रहने वाला है, पूरे गाजे बाजे के साथ रहने वाला है और सबको इस यथार्थ के साथ, इस सच्चाई के साथ रहना होगा, इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। नमस्कार।